हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉस्फोरस साइकिल एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ा या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी उसको बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ साइकिल: हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड गैसियस साइकिल, जिसमें हमने कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा। Now it's the time to learn about sedimentary cycle. If we talk about sedimentary cycles, so here comes we have phosphorus, sulfur, calcium and all the sediments that are present in earth. वो सब आते हैं sedimentary cycle के अंदर। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस वीडियोस चेक कर लीजिए, जिससे आपको ओवरऑल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि इससे प्रीवियस वीडियो हमने क्या पढ़ा है और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों को। फॉस्फोरस के बारे में जानते हैं सबसे पहले, व्हाट इज फॉस्फोरस एक्चुअली। इफ यू टॉक अबाउट फॉस्फोरस ना, तो फॉस्फोरस एक नॉन मेटालिक केमिकल एलिमेंट है, जिसका सिंबल जो है वो है पी। तो पी इसका केमिकल सिंबल है। पीरियोडिक टेबल में ये एक नॉन मेटालिक एलिमेंट के अंडर में आता है। पी इसका केमिकल सिंबल है। एटॉमिक नंबर है इसका 15 एटॉमिक नंबर है। और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में, एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में एक बहुत ही अहम रोल, मेन रोल प्ले करता है। अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास अप्रोक्स 30.97 एटॉमिक यूनिट है। फॉस्फोरस जो है वो नेचर में यू कैन से कि टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, टू एलोट्रोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो ये बहुत वैक्सी और रिएक्टिव होता है, और रेड फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली व्हाइट फॉस्फोरस के ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये जो मैच बॉक्स होता है ना, मैच बॉक्स में ये आपने साइड में देखा होगा, जैसे सपोज करो मैच बॉक्स है, तो उसके साइड में यहाँ पे जो रेड कलर के, मरून कलर के जो लाइनिंग्स बनी होती हैं, जिस पे हम टच करते हैं मैच स्टिक को और एक तरीके से आग जलती है, तो दैट इज रेड फॉस्फोरस। तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है वाइट फॉस्फोरस से, और उसको हम मैच बॉक्स और मैच स्टिक्स में यूज़ करते हैं। फायर वर्क्स के लिए बेसिकली उसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉस्फोरस। अभी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है फॉस्फोरस के बारे में। फर्स्ट वी हैव टू लाइक रब दिस। ओके, फॉस्फोरस जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। जैसे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड जो हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मतलब जो लिविंग बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो भी हैं, जैसे आरएनए है, राइबोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो इनमें फॉस्फोरस एक मेन कंपोनेंट है। जैसे कि हमने नाइट्रोजन में साइकिल पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन भी एक मेन कंपोनेंट है। तो उसी तरीके से फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोरस भी एक मेन कंपोनेंट जो कि आरएनए डीएनए में पाया जाता है। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स में, इसके अलावा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था जब हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी। जब रेस्पिरेशन होता है ना, तो रेस्पिरेशन इसीलिए होता है ताकि एनर्जी रिलीज की जाए। तो एनर्जी को लेने के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए, एनर्जी को रिलीज कराने के लिए ही रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी का मॉलिक्यूल। और एटीपी क्या है? एटीपी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सो ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए फॉस्फेट। तो एटीपी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है? फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोरस है। सो आपने देखा कि ये एक अहम रोल प्ले करता है न्यूक्लिक एसिड में, फॉस्फोलिपिड्स में, एनर्जी मॉलिक्यूल में। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो एनर्जी मॉलिक्यूल है ये, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सेल्युलर रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है, या फर्मेंटेशन से ये एटीपी प्रोड्यूस होता है। फॉस्फोरस साइकिल के बारे में अगर हम बात करें, साइकिल को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होती है फॉस्फोरस साइकिल? सो फॉस्फोरस साइकिल, इट इज फॉस्फोरस जो है वो सर्कुलेट जब कर रहा है बायोटिक से अबायोटिक फैक्टर में, अबायोटिक से देन फिर बायोटिक फैक्टर में। सो दिस सर्कुलेशन ऑफ फॉस्फोरस, दिस सर्कुलेशन ऑफ फॉस्फोरस इज कॉल्ड फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस जो है ऑर्गेनिकली वो फॉस्फेट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब जो फॉस्फोरस है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो ऑर्गेनिकली वो फॉस्फेट आयन PO4
-3, इसको याद रखेंगे किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कभी कभी आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि जो फॉस्फोरस है, क्योंकि फ्री स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फॉस्फोरस जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर में। सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो डायरेक्ट आपको नाम नहीं देते हैं, बट हाँ सिंबल आपको दे के रखते हैं, तो सिंबल से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो ये फॉस्फेट आयन की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। एंड फॉस्फोरस जो है वो सॉइल में और वाटर में किस तरीके से आता है, कहाँ से आता है। फॉस्फोरस जो है सॉइल में इस तरीके से ऐड होता है बाई रन ऑफ प्रोसेस के थ्रू। वो जो है सॉइल में और एक तरीके से वाटर में आ जाता है। देखो, जब फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरस एक सेडिमेंट है ना, तो रॉक्स में प्रेजेंट होगा, मिट्टी में प्रेजेंट होगा। अब जब चट्टानें टूटती हैं, जब रॉक वेदर्ड होती हैं, तो उस वेदरिंग प्रोसेस से क्या बनती है, मिट्टी बनती है। तो जब रॉक वेदर्ड होंगी जिसमें फॉस्फोरस होगा, तो जब मिट्टी बनेगी उससे, तो उसमें भी फॉस्फोरस होगा। बारिश आएगी, पानी जो है उसका रन ऑफ होगा, और वो रन ऑफ जो है रिवर्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा, तो इस तरीके से फॉस्फोरस वाटर में भी ऐड हो जाता है। सो इस तरीके से प्लांट इसको कंज्यूम करते हैं जब ये मिट्टी में ऐड होता है। फिर प्लांट को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, तो एनिमल की बॉडी में जाता है। फॉस्फोरस जो है वापस से फिर सॉइल में ऐड हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है फंजाई बैक्टीरियाज के थ्रू, तो वापस से वो मिट्टी में ऐड हो जाता है। अच्छा, अगर इसको ध्यान से हम देखें, तो हम जब सेडिमेंट्री साइकिल की बात कर रहे हैं, जब हम सेडिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो मेनली कहाँ पे है, सॉइल में। सेडिमेंट सॉइल में है। लेकिन जब हम गैसेस की बात कर रहे थे, उनका न्यूट्रिएंट पूल कहाँ पे था, एटमॉस्फेयर में, एयर में, है ना। तो वो वापस से एयर में चले जा रहे थे। दे गोज बैक इन देयर नेचुरल स्टेट, दे गोज बैक इन एयर। और जब हम सेडिमेंट्री साइकिल या सेडिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाते हैं, सॉइल में जाते हैं, तो गो बैक टू सॉइल। सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू वापस से मिट्टी में चला जाता है। दे ऑल्सो फॉस्फेट में ऑल्सो ट्रैप्ड इन सेडिमेंट्स इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी ये प्रेजेंट होता है, वाटर में भी ये प्रेजेंट होता है। और फॉस्फेट कंटेनिंग सेडिमेंट्स, अगर हम इसमें बात करें फॉस्फोरस साइकिल की, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है कि the simplest of all nutrient cycle is phosphorus cycle as it exists in only one form and that is phosphate। अच्छा, हमने अभी ऊपर बात की, जो फॉस्फोरस है वो ऑर्गेनिकली नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, PO4-3 की फॉर्म में, यानी फॉस्फेट आयन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम सभी न्यूट्रिएंट साइकिल को देखें, तो सभी न्यूट्रिएंट साइकिल में फॉस्फोरस साइकिल जो है वो बहुत सिंपलेस्ट है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस क्या है, एक ही फॉर्म में पाया जा रहा है। फॉस्फोरस नेचर में एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो है फॉस्फेट आयन। अगर इसके दूसरे ही अगर मैं दूसरे लेवल पे बात करूं, तो जब हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था, तो नाइट्रोजन साइकिल में हमने बड़े सारे स्टेप्स पढ़े थे, जैसे अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डी नाइट्रिफिकेशन, ऑल दैट स्टेप हमने पढ़े थे, है ना। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो नाइट्रेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, नाइट्राइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो अमोनियम की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, बहुत सारी प्रोसेस थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे टिपिकल साइकिल, वैसे तो ईजी और हार्ड कुछ भी नहीं है, जब आप पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो थोड़ी सी टिपिकल साइकिल जो है वो नाइट्रोजन साइकिल है, उसमें क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं और बहुत सारी फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो है वो फॉस्फोरस साइकिल है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो है फॉस्फेट आयन। और बस दैट इज, बस वो सर्कुलेशन मूव करता रहता है, दैट इज। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉस्फोरस साइकिल, किसको हम एक डायग्राम से भी समझेंगे। डायग्राम से इसको हम समझ लेते हैं। अगर आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानना है, जो कि मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया, तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक करेंगे, जिसमें आपको नाइट्रोजन साइकिल के नाम से एक वीडियो मिलेगी, जस्ट इससे पहली वाली वीडियो है, तो आप वहां से जाके नाइट्रोजन साइकिल देख सकते हैं। ओके, इस इमेज में क्या बताया गया है, ये जो इमेज है, ये इमेज रिप्रेजेंट करती है फॉस्फोरस साइकिल को, कि किस तरीके से साइकिलिंग हो रही है फॉस्फोरस साइक्लिक वे में, वो बायोटिक से अबायोटिक फैक्टर में मूव कर रहा है। इसमें ये बताता है कि बायोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में और हाइड्रोस्फेयर में, मतलब कि बायोटा में मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिथोस्फेयर यानी कि सॉइल में, हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर में, फॉस्फोरस जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो अब ये क्या बताया गया इसमें, इसमें स्टार्ट किया गया है इसको रॉक से, फॉस्फेट इन रॉक। रॉक में जो है फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फेट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। रॉक्स में, रॉक टूटेंगी तो मिट्टी में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले रॉक से स्टार्ट किया है कि यहाँ पे ये जो है PO4-3 यानी फॉस्फेट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है रॉक में या सोइल में।
और थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग जो है रॉक रिलीज करती है फॉस्फेट सॉइल में और वाटर में। थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ये जो वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू ये इसको कहाँ पे रिलीज करती हैं, सॉइल में रिलीज करता है और वाटर में रिलीज करता है। उसके बाद इस फॉस्फेट को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट फॉस्फोरस को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, फॉस्फोरस फॉस्फेट आयन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो प्लांट भी उसको उसी फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब करेंगे। तो प्लांट उसको फॉस्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, PO4 की फॉर्म में उसको एग्जिस्ट एब्जॉर्ब करते हैं। They take up the phosphate from soil, they take up the phosphate from water। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं वो, बिकॉज ग्रोथ के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट है, तो ग्रोथ के लिए, बिकॉज फॉस्फोरस इज वाइटल फॉर फॉर्मिंग DNA, RNA, ATP। सो इन सबको बनाने के लिए फॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उसके लिए प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं। देन प्लांट को जो है वो कौन कंज्यूम करता है, प्लांट को एनिमल कंज्यूम करते हैं। एनिमल आर कंज्यूमर्स, प्लांट आर प्रोड्यूसर्स। तो जब वो प्रोड्यूस करेंगे चीज़ों को, तो एनिमल उनको क्या करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे। दे ऑब्टेन फॉस्फोरस बाय ईटिंग प्लांट, है ना। तो वो थ्रू द ईटिंग वो फॉस्फोरस को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब एनिमल में क्या ये बेनिफिट दे रहा है, एनिमल क्यों उसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एनिमल के अंदर जो DNA होता है, एनिमल के अंदर जो बोन्स हैं, टीथ हैं, तो उनमें भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉस्फोरस है। सो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए उनके फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उनकी बॉडी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए उन्हें फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट इन दोज थिंग। उसके बाद होता क्या है कि प्लांट की जब डेथ हो जाएगी, एनिमल की जब डेथ हो जाएगी, तो दे बिकम वेस्ट। व्हेन एनिमल प्रोड्यूस वेस्ट, व्हेन प्लांट प्रोड्यूस वेस्ट, व्हेन एनिमल डाई, व्हेन प्लांट डाई, तो डिकम्पोजर्स आते हैं, फिर दे कम इनटू पिक्चर। सो जब वो वेस्ट हो जाते हैं और डिके हो जाते हैं, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो वो क्या करते हैं, फॉस्फोरस को ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेट से उसके सिंपलर स्टेट में। सिंपलर स्टेट मतलब फॉस्फोरस अलग, नाइट्रोजन अलग, तो अलग अलग एलिमेंट को वो सिंपलर स्टेट में एक तरीके से ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं एंड दे रिलीज बैक द फॉस्फोरस बैक इनटू द सॉइल एज फॉस्फेट। और वापस से जो फॉस्फोरस है वो वापस से फॉस्फेट की फॉर्म में कहाँ चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपने एक चीज़ नोटिस की, ये जो भी हमने साइकिल पढ़ी, इसमें फॉस्फोरस सिर्फ एक ही फॉर्म में आया है, दैट इज फॉस्फेट। जब वो मिट्टी में गया तो भी वो फॉस्फेट था, जब वो मिट्टी से कंज्यूम किया गया तो भी वो फॉस्फेट था। तो फॉस्फेट की फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो द रिलीज फॉस्फोरस बैक इनटू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। तो हमारी ये वाली जो साइकिल है ये कंप्लीट हो चुकी है। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। अब हम दूसरी साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। सो नाउ मूविंग बैक टू द अनदर साइकिल दैट इज, अब इसमें हम देखें तो सेडिमेंटेशन। अब फॉस्फोरस जो है ओवर टाइम, फॉस्फेट जो है वो सेडिमेंट की फॉर्म में मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। सो जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, बहुत सारी जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो है वो सेडिमेंटेशन उसका होता है। देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो सेडिमेंट्स है वाटर में एक तरीके से मूव कर जाते हैं। वाटर से जब यहाँ पे वाटर में मूव करते हैं, प्लांट इसको कंज्यूम करेंगे, प्लांट को फिर से एनिमल कंज्यूम करेंगे, फिर जो है एनिमल कंज्यूम करेंगे, बर्ड्स कंज्यूम करेंगे। तो कुछ फॉस्फोरस साइकिल दैट इन्वॉल्व बर्ड, कुछ फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है कि बर्ड भी इन्वॉल्व होती हैं। मतलब कि बर्ड जब प्लांट को कंज्यूम कर रही है, क्योंकि बर्ड्स भी तो कंज्यूमर्स है ना, तो बर्ड्स जब प्लांट को कंज्यूम कर रही हैं तो वो उनकी बॉडी में भी एक तरीके से जाएगा। अब जब फॉस्फोरस के जो सेडिमेंट्स हैं वो वाटर में मूव करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि वो सॉइल में मूव करेंगे, तो सॉइल से साइकिल इस तरीके से गई। लेकिन जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि रॉक से वो बह के पानी में भी तो जा सकता है ना। तो सेडिमेंट जब वाटर में प्रेजेंट होंगे तो उस वाटर को एनिमल ड्रिंक करेंगे, प्लांट उसको कंज्यूम करेंगे, बर्ड्स उसको कंज्यूम करेंगी। तो जैसे सी बर्ड्स हैं, तो सी बर्ड्स क्या करती हैं कि जब उसको वाटर को कंज्यूम करती हैं, दैट इज लोडेड विद फॉस्फोरस, तो सी बर्ड डिपॉजिट फॉस्फोरस रिच गोनो। तो होता क्या है कि उनकी बॉडी में फॉस्फोरस एक तरीके से एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब वो ड्रॉपिंग्स रिलीज करती है, मतलब अपना एक्सक्रेटा रिलीज करती है, मतलब अपना वेस्ट, एक तरीके से पोटी, मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ, तो जो सी बर्ड्स हैं जब उनकी बॉडी में फॉस्फोरस डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो जब ड्रॉपिंग को रिलीज करती हैं, एक्सक्रेटा को रिलीज करती हैं, तो दैट कंटेन व्हाट, फॉस्फोरस। तो दैट फॉस्फोरस रिच जो ड्रॉपिंग है, फॉस्फोरस कंटेनिंग जो ड्रॉपिंग है, उसको बोला जाता है ग्वानो। तो ग्वानो इज दैट ड्रॉपिंग ऑफ सी बर्ड। ग्वानो जो है वो ड्रॉपिंग है, सी बर्ड्स की ड्रॉपिंग है, सी बर्ड्स की जो एक तरीके से एक्सक्रेटा है वो है ग्वानो। सो ग्वानो, उसका ग्वानो का ये मतलब है।
अब जो गुआनो है, क्योंकि दैट इज़ लोडेड विद फॉस्फोरस, क्योंकि सी बर्ड्स ने फॉस्फोरस को कंज्यूम किया था, तो उनकी ड्रॉपिंग में भी फॉस्फोरस आएगा। तो दैट गुआनो इज़ लोडेड विद व्हाट? फॉस्फोरस। तो उसको हम एज़ अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, कहाँ पे? अपने खेतों में, अपने जो गार्डन्स है वहाँ पे हम उसको एज़ अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है। तो इस गुआनो को हम कहाँ यूज़ करते हैं? प्लांट्स में यूज़ करते हैं। क्यों? फर्टिलाइज़र के तौर पे। सो दिस इज़ इट। तो इसमें जो है ये सब के बारे में बताया गया। अब इसमें एक और चीज़ है माइनिंग। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, तो माइनिंग एक्सट्रैक्ट फॉस्फेट रॉक टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। माइनिंग में क्या होता है कि जो फॉस्फेट रिच रॉक हैं उनको माइन किया जाता है, उनकी खुदाई की जाती है, और उनकी मिट्टी को कहीं ना कहीं, क्योंकि दैट इज़ लोडेड विद फॉस्फोरस, तो उनकी मिट्टी को यूज़ किया जाता है खाद के तौर पे फसलों में, या गार्डन्स में उनको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ इट अबाउट फॉस्फोरस साइकिल। तो इसमें हमने एक तो ये साइकिल पढ़ी जहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो सॉइल में एक तरीके से मूव करता है, तो सॉइल के थ्रू वो किस तरीके से मूव करेगा ओवरऑल। दूसरी साइकिल हमने पढ़ी कि जब फॉस्फोरस जो है वो रॉक से वाटर में मूव करता है, जो सेडिमेंट्स है वो वाटर में मूव करते हैं, तो किस तरीके से नेक्स्ट साइकिल मूव होगी। तो इसमें हमने फॉस्फोरस साइकिल के बारे में देखा। सो दिस इज़ इट अबाउट फॉस्फोरस साइकिल। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फॉस्फोरस साइकिल। सो इसमें हम एक और डायग्राम है, इसको भी एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसको भी एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में भी ओवरऑल वही सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। इस डायग्राम में बताया गया है कि जो फॉस्फोरस है उसका एडिशन भी होता है, साथ ही साथ उसका लॉस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फ़ॉस्फ़ोरस है वो सिर्फ़ मिट्टी में ऐड होगा या वो वाटर में ऐड होगा। ऐसा नहीं है, वो वाटर से कंज़्यूम भी किया जाएगा और मिट्टी से कंज़्यूम भी किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है इनपुट टू सॉइल, कि कौन-कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिसके थ्रू वो सॉइल में ऐड होता है, क्योंकि मेन जो उसका न्यूट्रिएंट पूल है वो क्या है? सॉइल। मेन वो मिट्टी में मिलता है ना, सेडिमेंट है। फिर जो ऑरेंज कलर में दिया हुआ है दैट इज़ लॉस फ्रॉम द सॉइल, कि कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनके थ्रू सॉइल से वो जाता है। मतलब जो ब्लू कलर में दिया है दैट इज़ प्लस, कि प्लस ऐड किस तरीके से होता है वो मिट्टी में, और जो ऑरेंज कलर में दिया है दैट इज़ माइनस, कि वो सॉइल से लॉस कैसे होता है। सो दिस इज़ इट। इसको भी अब एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इनपुट का देखें तो एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन यानी डस्ट से, मिनरल फर्टिलाइजर से, एनिमल मैन्योर या बायो सॉलिड से, जैसे कि अभी हमने गुआनो की बात की थी। तो गुआनो जो है एक तरीके की बर्ड ड्रॉपिंग है, जो कि जब मिट्टी में जाएगी तो फॉस्फोरस ऐड करेगी। प्लांट रेजिड्यू से, तो इन एक्टिविटी से फॉस्फोरस जो है वो मिट्टी में क्या होता है? ऐड होता है। लेकिन अगर हम देखें, जैसे आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे होते हो, तो यहाँ से फॉस्फेट की फॉर्म में फॉस्फोरस को प्लांट ने अपटेक किया सॉइल से। अब आपने जब सॉइल से अपटेक किया तो क्रॉप की ग्रोथ हुई, और आपने जब उन क्रॉप को हार्वेस्ट किया यानी उनको कट कर दिया, तो पूरा का पूरा फॉस्फोरस तो मतलब कंज्यूम हो गया है प्लांट के द्वारा, और मिट्टी से चला गया है। तो कहीं ना कहीं ये क्या चला जाएगा? माइनस में, यानी कि सॉइल से फॉस्फोरस का लॉस हुआ है। इसके अलावा रन ऑफ एंड इरोजन, जब मिट्टी का कटाव होता है, जब इरोजन होता है, तो फॉस्फोरस भी उसके साथ एक तरीके से इरोड होगा। तो दिस इज अनदर फॉर्म की लॉस होता है सॉइल से। फिर आता है लीचिंग। लीचिंग मतलब कि जब पानी के थ्रू मिट्टी से जो फॉस्फोरस है वो ग्राउंड वाटर में लीच आउट हो जाए, पानी के थ्रू, सॉइल कैपिलरीज के थ्रू, जब वो लीच आउट हो जाए ग्राउंड वाटर टेबल में, सो दैट इज लीचिंग। तो वहां से भी वो मिट्टी से क्या कर रहा है? लीच आउट कर रहा है, यानी कि मिट्टी से चला जा रहा है। तो दिस इज लॉस। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ लॉस ही होता है, इनपुट भी दिया जाता है, यानी कि ऐड भी होता है। तो इसलिए फॉस्फोरस जो है वो बैलेंस बना रहता है कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट पूल में, यानी मिट्टी में। सो दिस इज इट अबाउट phosphorus cycle. I hope I am able to make you understand this concept of phosphorus cycle. अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग, और इफ़ आई मिस समथिंग, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी more than happy to cater your query, and it is also beneficial for me to further it add in my learning process. And thank you for listening me so patiently. एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए पढ़ना। तो आप अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठा करिए, जो भी मैं चीज़ें बताती हूँ उनको प्लीज़ नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें स्लाइड में हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब मुझे याद आ जाती है तो मैं तभी बोलती हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, कोई एक्सप्लेन कर रही हूँ टॉपिक, तो मुझे हिट होता है कि अच्छा इससे रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, तो दैट यू शुड नोट, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।